हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स हॉबिट। फंडामेंटल एनालिसिस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में हमको अपना पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस के हेल्प से आप ये सारी चीजें जान सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कंपनी इन फ्यूचर ग्रो करेगी भी या फिर नहीं करेगी। ये सारी चीज आप फंडामेंटल एनालिसिस के हेल्प से आप ये पता कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताएंगे कि बेसिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है जो कि नोट डाउन करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले क्या होता है ना, कोई भी कंपनी है उस कंपनी की वैल्यू कितनी है। वो छोटी कंपनी है या फिर बड़ी कंपनी है, सिंपल भाषा में अगर समझे तो इसी को बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन को जनरली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है स्मॉल कैप, दूसरा पार्ट है मिड कैप और तीसरा लार्ज कैप। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए अगर कोई कंपनी 1,000 करोड़ से 5,000 करोड़ के बीच में वैल्यूएशन की है तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप की वो कंपनी है। ठीक है, और कोई भी कंपनी 5,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन की है और 20,000 करोड़ के अंदर की है तो उसको हम बोलते हैं मिड कैप की कंपनी है। ठीक, और जितनी भी कंपनी है 20,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट वैल्यूएशन की है उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप कि वो कंपनी है, उसको उस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब ये तीनों कंपनी से तीनों के अपने अपने क्या है, कोई एक छोटी कंपनी है, कोई एक बड़ी कंपनी है, कोई एक लार्ज कैप की कंपनी है। तो आप कुछ लोग बोलते हैं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, या फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करो, या फिर देखो यार, इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होते कि छोटे में इन्वेस्ट करोगे या फिर बड़े में इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो, इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी चीज होती है, आप उसको ध्यान से समझो। आप लोग सोचते हो ना कि 10 रुपए का एक मैं स्टॉक उठा लूंगा, वो 1,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। एक बार हो जाएगा, वो बहुत इन रेयर केस होता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश किया करो कोई भी चीज। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, अब इनको तीन पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि वो कंपनी अभी ग्रो नहीं हुई है, वो अभी ग्रो कर रही है अपने, वो कहाँ पे है, अपने अभी वो हसल मोड में है कि अभी वो हसल करेगी, फिर उसके बाद से बहुत उसको चैलेंजेस मिलेंगे। तब जाके अगर वो कंपनी, अगर सच में उसका बिजनेस मॉडल सही है तो फिर वो ग्रो करेगी। ठीक है, अब मिड कैप की कंपनियां जो कि मतलब एक थोड़ा बहुत एक समझो तो वेल स्टेबलाइज की कैटेगरी में आने वाली है। उसके बाद से लार्ज कैप की कंपनी वो है जो कि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो एकदम से कहो तो एवरग्रीन तरीके से चल रहा है और वो आगे भी चलेगा। ठीक है, इसी वजह से इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब हम समझते हैं कि कहाँ पे ये सारी चीजें हमको देखनी है। आपको अपने गूगल क्रोम पे जाना है। देखो दो तीन एप्स है, जैसे कि स्क्रीनर हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, टिकर टेप हो गया। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अब आपके सामने मैंने यहाँ पे स्क्रीनर खोला हुआ है, इसमें मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल एनालिसिस करके बताता हूँ। देखो जब तक आपको ये नहीं पता कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का काम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, तो आप क्या देख के इन्वेस्टमेंट करते हो? कुछ लोग तो पता ही नहीं रिलायंस इंडस्ट्री करता क्या है, बस हाँ तेल बनाता है। भैया तेल बनाता है और कुछ तो वो करता है, जियो है, उसके बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स हैं। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी मेजर जो रिवेन्यू है वो कहाँ से आती है। ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ही आते हैं। तो आपको यहाँ से हर एक चीज पॉइंट आउट देखना पड़ेगा कि ऑयल एंड गैस से उसकी कितनी रिवेन्यू आती है, मीडिया से उसकी कितनी रिवेन्यू आती है, उसके बाद से जियो से उसकी कितनी रिवेन्यू आती है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया जाएगा इन डिटेल्स में, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या है। सबसे पहले मार्केट कैप, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, 15,86,539 करोड़ की क्या है, कंपनी है। मार्केट कैप, इसका मार्केट वैल्यूएशन कितना है इस रिलायंस का, 15,86,539 करोड़ की ये मार्केट वैल्यूएशन है। ठीक है, अब सेकंड क्या है वहां पे समझेंगे। सेकंड यहाँ पे देखिए क्या है, प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर मतलब क्या होता है, सिंपली रिलायंस है तो रिलायंस की जो ऑनर है, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का जो भी ऑनर है वो कितना परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर होल्ड करता है खुद, वो खुद कितना परसेंट होल्ड करता है। तो अगर वो 40% से ज्यादा होल्ड करता है तो वो एक अच्छी कंपनी मान के चला जाता है हम लोग। ठीक है, तो रिलायंस का अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पे 50.4% है, जो कि एक ठीक ठाक कैटेगरी में आता है। मतलब कहने का क्या है कि जितने भी ऑनर हैं रिलायंस के, वहां पे 50% से ज्यादा की होल्डिंग वो होल्ड करते हैं। ठीक, सिंपल भाषा में आपको ये चेक करना है। उसके बाद से आता है डेप्ट टू इक्विटी। क्या होता है डेप्ट टू इक्विटी, अगर आप यहाँ पे समझो क्या होता है। डेप्ट मतलब सिंपली आप समझते हो, डेप्ट मतलब क्या, लोन, कर्ज। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी के पास कर्ज कम रहेगा
तो वो कहीं न कहीं वो अपने बिज़नेस पे ध्यान देगा, ठीक है? ना कि कर्ज़ को चुकाने में। तो जितना कर्ज़ होगा कम, उतना कंपनी के लिए बेटर है, वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरी में इसको मैंने डिवाइड किया है कि अगर 0.5 से कम है इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकलता कैसे है कि टोटल जो जितना नेट डेब्ट है उसके पास और टोटल शेयर होल्डर्स उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उसको अगर आप अपॉन कर दोगे तो यहाँ पे आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है। तो सिंपली आप समझो, सिंपल हर एक चीज रखा जाता है कि 0.5 से अगर किसी कम 0.5 से कम है अगर डेब्ट, तो वो कंपनी में क्या है एकदम सही है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से 0.5 से 1 है तो थोड़ा कहीं ना कहीं वो लिटिल रिस्की है, क्योंकि थोड़ा सा वहां पे डेब्ट ज्यादा है उस कंपनी के ऊपर। और यहाँ पे अगर 1 से ऊपर है कोई भी कंपनी के पास अगर डेब्ट, तो कहीं ना कहीं वहां पे डेब्ट बहुत ज्यादा है, वो गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। तो भैया जो गले तक खुद कर्ज में है वो आपको प्रॉफिट कहाँ से ला कर देगा? ठीक है, तो वहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हो। ठीक, अब जैसा कि आप रिलायंस को ही देख लो, तो रिलायंस का अगर आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो कहाँ पे है? 0.63 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं एक हाँ वेल स्टेबलाइज है, इतना मैनेज हो सकता है। ठीक है, अब समझते हैं क्या डेब्ट टू इक्विटी के बाद रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे लिखा है। रिटर्न ऑन इक्विटी सिंपल से भाषा में अगर आप समझो कि अगर कोई भी एक कंपनी है, ठीक, वो कितना रिटर्न कमाती है अपने इक्विटी के ऊपर, उसको बोलते हैं हम रिटर्न ऑन इक्विटी। और ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 12% का जो रिटर्न होता है वो गुड रिटर्न ऑन इक्विटी मान के हम चलते हैं, यही आपको चेक करना है। ठीक, स्क्रीन पे अगर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो रिलायंस का आरओई कितना है, यहाँ पे तो 8.94 है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, 8 9 10% है, तो वो भी चलता है अपने को। और उसके बाद से क्या है ये देख लेते हैं। आपको रिटर्न ऑन इक्विटी पता चल गया। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू का मतलब समझो कि बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ए कंपनी टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। कोई एक कंपनी है उसका टोटल एसेट कितना है, और उसमें से अगर आप माइनस कर दो उसकी टोटल लाइबिलिटीज को, तो उसकी बुक वैल्यू निकल के आती है उस पर्टिकुलर कंपनी की। तो रिलायंस की अगर बुक वैल्यू की बात की जाए तो 1058 है। मतलब रिलायंस के अगर पूरे एसेट को माइनस करेंगे उसके पूरे लाइबिलिटीज से, तो वहां पे एसेट मतलब क्या, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसका जो प्रॉफिट है और उसका जो भी जैसे जमीन है या फिर जितने भी इक्विपमेंट्स है, इसका क्या वैल्यू होगा ना, तो वो एसेट हो गया। और लाइबिलिटीज है मतलब मैन पावर है, ये क्या, ये सारी चीज लाइबिलिटीज के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे इसको अगर माइनस करोगे तो रिलायंस की जो बुक वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1058। ये क्या है? रिलायंस की बुक वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ से हम समझते हैं बुक वैल्यू हो गया। यहाँ पे ईपीएस, ईपीएस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बहुत लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। देखो सिंपल से भाषा में समझो कि सपोज यहाँ पे कोई एक कंपनी है, ठीक, अभी ये कंपनी क्या है ना, ये यहाँ पे इन्वेस्टर से पैसा लेती है। इक्विटी में क्या होता है कि इन्वेस्टर से पैसा लिया गया है, ठीक। अब इन्वेस्टर से सपोज कंपनी ने 100 रुपए लिया है, 100 रुपए क्या लिया है इन्वेस्टर से, इस कंपनी ने लिया है, समझो रिलायंस ने लिया है। अब इस 100 रुपए के इन्वेस्ट जो लिया है इसके ऊपर कितना रिटर्न अर्न कर रहा है। सपोज ये 100 रुपए लिया है, तो यहाँ से 100 रुपए से अगर ये 10 रुपए बना रहा है इस 100 रुपए में से, तो इसको हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। किसी भी स्टॉक में हम उसका क्या बोलते हैं? अर्निंग पर शेयर, इसको हम बोलते हैं। तो जितना अर्निंग पर शेयर ज्यादा रहता है उतना हम उसको अच्छा कंपनी मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिलायंस का ईपीएस कितना है, तो 95.7 है, 96 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, अब और समझते हैं। अर्निंग पर शेयर हो गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है पी रेशियो। आपने भी अगर कई बार सुना होगा, नहीं सुना होगा तो समझ लीजिए कि पी रेशियो क्या होता है। सबसे ज्यादा ये यूज किया जाने वाला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। किसी भी स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कुछ नहीं, स्टॉक का प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। आपको यह निकालना है स्टॉक का प्राइस। जैसे कि यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखिए, रिलायंस का इस समय क्या प्राइस चल रहा है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे देखिए, रिलायंस का यहाँ पे प्राइस चल रहा है 2345 के आसपास। ठीक, ये क्या हो गया? स्टॉक का प्राइस अपॉन क्या करेंगे? अर्निंग पर शेयर। तो हमारा क्या निकल के आएगा? पी रेशियो निकल के आएगा। तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? पी, स्टॉक का पी 24.5 के आसपास क्या चल रहा है? रिलायंस का पी रेशियो चल रहा है। तो जितना स्टॉक का पी कम रहता है, ठीक है, जितना स्टॉक का पी कम है, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के आपके लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि उस स्टॉक का पी बढ़ सकता है। तो अगर आप इंडस्ट्री का पी देखोगे, इंडस्ट्री मतलब इस सेक्टर का, मतलब रिलायंस जिस सेक्टर में ऑयल के बिजनेस में है, तो इस सेक्टर का पी क्या है? 10 है। तो सेक्टर के पी से क्या है?
तो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे 24 है तो ये ज़्यादा है, तो मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं है, मतलब 30, 40, 50 ऐसा नहीं है, 24 के आस-पास है, 25 के आस-पास है, जो कि मैनेजेबल है। ठीक, तो पीक जितना कम रहता है तो वहां पे बेटर इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी रहता है हमेशा। अब जैसे कोई स्टॉक आप यहाँ पे समझ लो जिसका पी ज्यादा है, जैसे अडानी। अडानी आप ये अगर सर्च करोगे तो उसका पी अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, स्टॉक की पी कितना है, 99 है। मतलब क्या ये सेफ है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए? ठीक, नहीं सेफ है। तो अगर आप इंडस्ट्री का पी अगर देखो तो 37 है, ये सेफ नहीं है, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को डैमेज कर सकता है कहीं ना कहीं। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आप समझ लो, पी रेशियो हो गया, बेस्ट पी रेशियो अगर आप देखो तो 15 से 30 के बीच में है। ठीक है, अगर सेक्टर का भी इसी के आसपास है तो ये चलता है, सही है, बेस्ट है। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो डिविडेंड यील्ड कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, कि अगर कोई भी जैसे कंपनी है, जैसे सपोज कोल इंडिया को अगर हम लेते हैं, कोल इंडिया क्या करता है, आपको पता ही होगा नाम से। अब इसका डिविडेंड यील्ड देखो तो क्या है, ये 8.21%। ये क्या है, 8.21%, मतलब क्या है कहने का, कि कोल इंडिया जितना एक नेट प्रॉफिट कमाता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को देता है। ठीक है, तो वो क्या है, परसेंटेज के बेसिस पे दिया जाता है, जो कि 8.2% आपको डिविडेंड देता है, आपको ये कोल इंडिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड यील्ड भी इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे हम समझ लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर आप समझे, इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब सिंपली समझो कि कोई भी स्टॉक है, ठीक, सपोज कोई स्टॉक है, उसकी प्राइस क्या है, 100 रुपए है। ठीक, तो अगर उस स्टॉक का प्राइस क्या है, 100 रुपए है, तो यहाँ पे अगर उसके फंडामेंटल जो एनालिसिस आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू है वो 90 रुपीज है, और इस समय जो करंट प्राइस चल रहा है, सपोज यहाँ पे 100 रुपए का कोई स्टॉक है, उसका जो फंडामेंटली जो वैल्यू है वो 90 रुपीज है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज चल रहा है, तो 10 रुपीज क्या है, वो ओवर प्राइस्ड है। मतलब आप क्या कर रहे हो, 10 रुपए ज्यादा पे कर रहे हो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे अगर कोई स्टॉक्स आपको मिलता है तो वहां पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये बातें क्लियर हो गई। अब इसको एक बार समझ लेते हैं स्क्रीनर पे। यहाँ पे अगर आप जाओगे स्क्रीनर पे, तो यहाँ पे मैं आपको सर्च करता हूँ रिलायंस। रिलायंस में यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, तो रिलायंस अगर आप देखो तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 2161 क्या है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब फंडामेंटली अगर के हिसाब से 3161 रुपए रिलायंस की इस समय वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन इस समय यहाँ पे रिलायंस कितना चल रहा है, 2345। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना चाहते हो तो रिलायंस क्या है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, क्योंकि हर एक चीज इसका, स्टॉक का पी क्या है, ठीक है, आरओई भी ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 50 से ऊपर है, डेब्ट टू इक्विटी ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब क्या है, अच्छी है, तो यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही कोई भी स्टॉक, जैसे कि टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स। ठीक है, आपने यहाँ पे सर्च किया, आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका फंडामेंटल्स पढ़ लेना है, उसकी रिवेन्यू कहाँ से आती है, बिजनेस मॉडल क्या है, ये सारी चीजें क्या होती हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे स्टॉक का पी देख ली, देखो मार्केट कैप क्या है, तो इतना। यहाँ पे ध्यान समझिए कैसे आपको एनालाइज करना है। देखिए, 2,31,000 के आसपास क्या है, मार्केट कैप है, स्टॉक का पी क्या है, 20 के आसपास है। आरओसी क्या है, तो आरओसी आरओई का ही एक थोड़ा सा, अगर आप उसको डिवाइड कर देते हो तो वो परसेंटेज के फॉर्म में आ जाता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप ध्यान से देखो तो 46% है, जो कि अच्छी है, 40% से ज्यादा होना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों, अब टाटा मोटर्स क्या है ना, अपना गाड़ी बेचता है, तो कुछ गाड़ियां फाइनेंस पे भी जाती हैं, तो जो फाइनेंस पे जाती है ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पे एफ आई आई और डी आई आई का मतलब क्या होता है, एफ आई आई मतलब क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर, जो कि बाहर से विदेशी इन्वेस्टर होते हैं उनको बोलते हैं एफ आई आई, और जो यहाँ इंडिया के होते हैं उसको हम बोलते हैं डी आई आई। ठीक है, मार्केट कैप हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू, इंटेंसिक वैल्यू क्या है टाटा मोटर्स की, तो 187 है, और स्टॉक की प्राइस इस समय क्या चल रहा है, 630। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। लेकिन मार्केट क्या फैक्टर करके चल रहा है कि इन फ्यूचर टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इस वजह से स्टॉक क्या है, ऊपर है। ठीक है, बुक वैल्यू क्या है टाटा मोटर्स की, तो ये है। आरओई क्या है, तो ये है। नेट प्रॉफिट कितना अगर ये किया है, तो 10,941 किसका क्या नेट प्रॉफिट है। ठीक है, आफ्टर टैक्स है ये सारी चीजें। और पब्लिक की होल्डिंग अगर देखेंगे तो 18% पब्लिक होल्ड करता है टाटा मोटर्स में। और ईपीएस, ईपीएस क्या, अर्निंग पर शेयर आपको बताया गया है, 32 है, जो कि ठीक है। और डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, 0.32 है।
फेस वैल्यू ये आपको किसी और वीडियो में बताया जाएगा। फेस वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मतलब कि किस बेसिस पे आपको ये स्टॉक जब आईपीओ आता है तो ये सारी चीज़ें उस समय डिसाइड की जाती हैं। डेब्ट अगर देखेंगे तो डेब्ट है टाटा मोटर्स के पास 1,34,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड आपको पता ही चल गया, इंडस्ट्री का पी आपको 32 है और टाटा मोटर्स अभी स्टॉक का पी है 20। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी यहाँ से टाटा मोटर्स 700 750 आसपास जाने की प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फंडामेंटली चेक करनी रहती हैं, और फंडामेंटली अगर आप और नीचे जाओगे तो ये क्या है, ये पीयर्स हैं। ये क्या है, मतलब टाटा मोटर्स जिस सेक्टर में उसके क्या है, ये पीयर्स है। जैसे अशोक लेलैंड भी गाड़ी बनाता है, टाटा मोटर्स टीवीआर है, फोर्स मोटर, ये क्या गाड़ियां ये भी बनाते हैं। तो उसके बाद से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, ये थोड़ा सा आपको अभी बाद में समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझ जाओ आप। देखो, कोई भी शेयर है, कोई भी स्टॉक है, वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा बढ़ी रहनी चाहिए। तो प्रमोटर की होल्डिंग क्या रहनी चाहिए, बढ़ी रहनी चाहिए ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, डीआईआईज हैं, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भी होल्डिंग्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर इंक्रीज हो रही है, तो मतलब क्या है कि कहने का वहां पे स्टॉक्स में अभी भी पोटेंशियल है इन फ्यूचर ग्रो करने का। इसी वजह से तो लोग बड़े बड़े वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आप उस स्टॉक्स को चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा, फंडामेंटल कैसे एनालिसिस करते हैं। किसी भी स्टॉक का आप यहाँ से कर सकते हो। आपको जो 3 ऐप्स बताए गए, मनी कंट्रोल, टिकर टेप और ये स्क्रीनर, यहाँ से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस का जो सीरीज है वो अब स्टार्ट होगा। ओके, बाय बाय।